हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में और किस तरीके से इसकी जो डेमोक्रेसी है वो बरकरार रहती है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी। तो जैसा कि हमने बाकी के जो टॉपिक्स में देखा था कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए जो डिमांड्स उठ रही थी, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, है ना, तो ये सब हमारे क्या एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया की तरह जो श्रीलंका है ना, ये तो डेमोक्रेसी को फॉलो कर ही रहा था। ठीक है, जैसे इंडिया ने फॉलो किया है शुरू से डेमोक्रेसी को, ऐसे ही इसने किया है आजादी के बाद से। जैसे ही ये दोनों देश आजाद होते हैं ये डेमोक्रेटिक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। इनकी जो प्रॉब्लम है वो होती है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का। इसका मतलब होता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां पे जो रहने वाले जो लोग हैं श्रीलंका में, जो पहले से रह रहे हैं और बाद में जो लोग माइग्रेट होते हैं वहां पे, जैसे तमिल टाइगर्स वगैरह है, वैसे वो भी बहुत पहले से रह रहे थे, लेकिन वो बाहर से आके बसे थे, यानी भारत से जाके वो श्रीलंका में बसे थे। ठीक है, तो वो बाहर के लोग कहलाएंगे उन लोगों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन लोगों की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मिलिट्री जो रूल है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, जैसे हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिला था, है ना। ना कोई मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है जैसे नेपाल और भूटान में है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इनका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज। तो जैसा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो श्रीलंका को क्या नाम बोलते थे, मतलब श्रीलंका को किस नाम से बोला जाता था, इसको साइलन करके बोला जाता था। और ये कब इंडिपेंडेंट हुआ था, ये 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ये भी ब्रिटिश कॉलोनी से ही इंडिपेंडेंट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लोगों की डिमांड उठती है कि भाई अगर हम आजाद हो गए हैं तो क्यों ना यहाँ पे जो रह रहे लोग हैं, जो बाहर से आगे बसे हैं लोग, उनसे भी आजाद हुआ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटी है और तमिल टाइगर्स, जो तमिल टाइगर्स है ना, ये भारत के तमिलनाडु से जाके, मतलब साउथ के एरिया से जाके बसे हुए लोग थे जो श्रीलंका में रह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटी है ना, ये बोलती है कि श्रीलंका सिर्फ हमारा है, क्योंकि हम लोग ही यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, ये हमारा ही ओरिजिनेट प्लेस है। और यहाँ पे जो बाहर से माइग्रेट हुए हैं ये तमिलियंस हैं, है ना, जो इंडिया से आए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए और उनको कोई भी कंसेशन ना दिया जाए, कोई भी इनके साथ जो रियायत है वो ना बरती जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होते हैं। और तमिलियंस बोलते हैं कि भाई हमारा भी ये कंट्री है, इस तरीके से यहाँ पे ये लोग बोलते हैं। लेकिन ये असली में कहाँ से होते हैं, ये इंडिया से होते हैं। तो बस इसी चीज के बारे में यहाँ पे क्या है, हम आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे जो तमिलियंस है उनको नेग्लेक्ट करने की बात की जाती है, और यहाँ पे इसी वजह से, इन्हीं आंदोलन की वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, मिले, जिसको बोला जाता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए, श्रीलंका में एक सेपरेट जगह चाहिए। श्रीलंका जो है हमारा कंट्री है, इस तरीके से यहाँ पे श्रीलंका में इनको प्लेस चाहिए, इनको यहाँ पे रहना है। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है, ये 1983 के समय से स्टार्ट होता है। और ये इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि एक तरीके से ये अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, मतलब वॉयलेंस पर उतर आते हैं कि भाई हमको यहाँ पे रहना है, हम हमारा है श्रीलंका। और जो सिंघालास है वो बोल रहे हैं कि श्रीलंका हमारा है। तो ये यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये बहुत लेवल तक आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। यहाँ पे क्या बताया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको लिट्टे भी बोला जाता है या LTTE भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इनकी फाइटिंग चल रही होती है, किससे चल रही होती है, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट होती है, श्रीलंका की जो आर्मी होती है ना। तो इनको क्या है, यहाँ पे रहना है, कहाँ पे, श्रीलंका में रहना है, जो लिट्टे समुदाय के जो लोग हैं। और ये एक नारा देते हैं जिसको बोला जाता है तमिल एलम। ठीक है, तो तमिल एलम का मतलब क्या है कि सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो रह रहे तमिलियंस है ना, उनके लिए सेपरेट जगह चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे इनकी डिमांड उठती है। और जो ये लिट्टे समुदाय के जो लोग हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बसे हुए होते हैं श्रीलंका के अंदर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद और यहाँ पे जो श्रीलंकन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इंडिया ओराइजन पीपल जो है ना, तमिलियंस, वो इनकी प्रॉब्लम है। जो सिंघालास जो लोग हैं वहां के, जो श्रीलंका में रहते हैं, और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके लिए मेन प्रॉब्लम बन चुके थे ये तमिलियंस, जो हमारे भारत के थे, क्योंकि ये भारत के ओराइजन है तो भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भारत में रह रहे जो तमिलियंस है ना, वो लगातार हमारी गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं कि जो श्रीलंका में रह रहे तमिलियंस है उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके जो अधिकार है उनको दिए जाएं। ठीक है, वहां पे वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें उनका साथ दिया जाए। तो ये कौन कर रहा है, ये कौन दबाव डाल रहा है, ये हमारे भारत में जो तमिल के लोग हैं, जो तमिलियंस हैं, वो हमारी सरकार पे दबाव डाल रहे हैं।
अब इन्हीं के चलते हुए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से परेशान हो जाती है, बार बार मतलब तुम लोग फोर्स किए जा रहे हो इस चीज को लेके, तो वो फाइनली क्या करती है, हमारी जो सरकार है वो 1987 में मतलब एक तरीके से डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, सीरियसली इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। और 1987 में जो है हमारी गवर्नमेंट वहां पे आर्मी को भेजती है, और वो किस लिए भेजती है कि वहां पे भाई शांति जो है उसको कायम किया जाए। इसको बोला जाता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इसका फुल फॉर्म याद रखना, IPKF जो है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है, इसको भेजा जाता है कहाँ पे, श्रीलंका में भेजा जाता है शांति करने के लिए, मतलब शांति बनाए रखने के लिए, नेगोशिएट करवाने के लिए उन लोगों के बीच में। ठीक है, और उस समय पे कौन होते हैं हमारे देश के जो PM होते हैं, वो होते हैं राजीव गांधी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो फोर्स है आ जाती है कहाँ पे, श्रीलंका में। लेकिन क्या होता है कि अब ये फोर्स आई तो थी भाई शांति करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनकी खुद की लड़ाई हो जाती है लिट्टे की आर्मी के साथ। ठीक है, तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसको भी इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता है हमारी आर्मी को देके, उसको लगता है कि हमारे बीच में जो है ना दखल अंदाजी करने के लिए आए हैं, है ना, कुछ इतना खास पसंद नहीं किया जाता हमारी देश की जो सेना होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे देश की जो सेना है वो उल्टा लिट्टे से ही मतलब एक तरीके से इनकी लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब ये क्या बहुत हिंसक रूप ले चुके थे, बहुत वायलेंस हो गए थे ये लोग अपने अधिकारों को लेने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी जो फोर्स है उनको मतलब ये स्टेप लेना पड़ता है, और यहाँ पे क्या इनका संघर्ष शुरू हो जाता है, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, आते हैं किसी और काम से और लग किसी और काम में जाते हैं। अब इसी के चलते हुए यहाँ पे क्या है, जो लिट्टे के समुदाय के जो लोग होते हैं ना, तो वो नफरत करने लग जाते हैं भारत की सेना से और भारत की गवर्नमेंट से। ठीक है ना, तो यही कारण भी बनता है, जो राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी, जो उनको बॉम्ब से उड़ाया गया था, तो उसमें लिट्टे के ही समुदाय की जो लेडी थी ना, जो वेश बदल के जो बुढ़िया बन के आई थी, स्टेज पे गई थी, उनको माला पहना रही थी, तो वो लिट्टे समुदाय की ही लेडी थी। ठीक है, तो इसने क्या है, अब इसी नफरत के चलते हुए यहाँ पे राजीव गांधी को जो है असैसिनेट करने का प्लान करते हैं लोग। ठीक है, तो ये एक कारण भी बनता है बाद में, इसी चीज का है ये कारण, जो है एकदम से नहीं बनाता। इन 1987 में जो फोर्स भेजी जाती है, अब यहाँ पे क्या है, काम वो बन नहीं पाता है, भेजी तो भाई अच्छे काम के लिए जाती है, लेकिन वो काम ना बनने की वजह से उल्टा यहाँ पे क्या होता है, उनको एक तरीके से हॉस्टाइल नेचर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है लिट्टे की तरफ से। ठीक है, राजीव गांधी को। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जब काम नहीं बन पाता है तो वापस उस सेना को बुला लिया जाता है 1989 के समय पे। किसको बुला लिया जाता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो गई थी ना 1987 में जो गई थी, तो उसको वापस बुला लिया जाता है बिना उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किए बिना। ठीक है, जिस काम के लिए वो गई थी वो काम अधूरा ही छोड़ के उसको वापस आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है, देखो वो तमिल टाइगर्स इसको बोला जाता है, जो तमिलियन होने की मांग करते हैं श्रीलंका के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रही है, एक इमेज देख लिया है आप लोगों ने। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीलंका के जो क्राइसिस चल रहे थे, देखो ये अब कंटिन्यू रहते हैं यहाँ पे, सिंघालास एंड तमिलियंस का तो चल ही रहा था पंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंटरनेशनली लेवल पे अगर देखा जाए तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से होते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। देखो ये वाले जो कंट्री है ना, जो आपको डार्क हाईलाइटेड अलग अलग कलर से देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ये टोटल 6 कंट्री हैं जो स्कैंडिनेवियन ग्रुप में आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों की लड़ाई चल रही होती है, गृह युद्ध चल रहा होता है, आपको पता ही होगा भाई, उस समय पे लड़ाइयों का ही दौर चल रहा था ना, कोल्ड वॉर वाला जो समय था, तो ये सब चल रहा था, सारे जो कंट्रीज हैं एक दूसरे से लड़ाई में इन्वॉल्व थे उस समय पे। तो ऐसे ही नॉर्वे एंड आइसलैंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इस पे यहाँ पे बात की जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, और उन दोनों के बीच में जो है शांति समझौता करवाया जाता है। किसी भी तरीके से जो सारी चीजें हैं उनको सेट किया जाता है कि भाई अब लड़ाई दंगे जो है ये सब बंद करो, ऐसे करके। तो इसी राह पे जो है श्रीलंका को भी लेके आना पड़ता है, और श्रीलंका को भी समझाया जाता है कि इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करो। और फाइनली क्या होता है यहाँ पे 2009 में, जो लिट्टे का जो ग्रुप होता है ना, तो इसको परास्त कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, ये हार जाता है। ये ग्रुप जो इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना सिंघाला से, तो इसमें क्या है, ये लिट्टे जो ग्रुप है ये हार जाता है, और इस तरीके से इसके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एंड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि किस तरीके से इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत ध्यान देता है श्रीलंका, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देता है। ये फर्स्ट एक डेवलपिंग कंट्री बन के आता है जो सक्सेसफुली कंट्रोल करता है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसके बाद भी यहाँ पे ये जो सरकार है इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाती है, और यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज्ड कर लिया जाता है।
तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये इनका काबिले तारीफ होता है कि इन सब चीजों के होते हुए भी यहाँ पे जो सरकार है इन सब चीजों पे ध्यान दे पा रही है। यहाँ की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो उनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और पर कैपिटा जो इनकम होती है लोगों की वो राइज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक तरीके से इनका जो सिविल वॉर है इसकी एंड हो जाती है और इसी समय पे यहाँ पे क्या है ये अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को भी बहाल करता है कि भाई पहले से ही कह रही है डेमोक्रेटिक था लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इनका जो सिस्टम है वो रन करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारा जो ये श्रीलंका वाला टॉपिक है ये भी खत्म होता है। श्रीलंका के पास्ट के बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसने फेस करी थी। उसके बाद अब ये पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये लॉयन बैठा हुआ है और यहाँ पे ये टाइगर बैठा हुआ है। तो जो लॉयन है ये किसको इंडिकेट करता है, ये श्रीलंका के एथनिक ग्रुप को इंडिकेट करता है। कौन, जो ये लॉयन है। और जो टाइगर है यहाँ पे देखो ये लॉयन जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये सिंघाला को इंडिकेट कर रहा है। और जो ये टाइगर है ये तमिल मिलिटेंट जो लिट्टे समुदाय के जो लोग थे ना इनको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो उनकी सरकार है ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लास्ट में फाइनली इनको हारना पड़ता है क्योंकि ये माइग्रेंट्स पीपल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है देखो लिट्टे करके। तो आप कैसे याद रखोगे, तमिल टाइगर्स के नाम से टाइगर को याद रख लेना और श्रीलंका के जो फ्लैग है उसमें जो एनिमल दे रखा है वो क्या है, लॉयन है। तो ऐसे करके वहां की सिंघाला कम्युनिटीज को याद रख लेना। उसके बाद ये भी एक पिक्चर देख लेते हैं, ये नेपाल की पिक्चर है स्टूडेंट। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है किस चीज के लिए, भाई वो डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेडी है, इनका नाम है दुर्गा थापा। तो ये किस तरीके से प्रो डेमोक्रेसी के जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं ये बताया गया है। और ये पिक्चर कौन सी है, जब यहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से आ जाती है उसके बाद यहाँ पे लोगों की जो खुशी है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते ही होंगे, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा तो इतना नॉलेज होगा ही कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके बीच में चलती रहती है, लेकिन थोड़ा और डीपली हम इसको देखेंगे। तो हमने जितने भी सार्क कंट्रीज के बारे में पढ़ा और उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके कंट्रीज में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोल्ड वॉर खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी खत्म हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एथनिक ग्रुप से भी ज्यादा है ना, डेमोक्रेसी से भी ज्यादा जो और चीजें जो हैं, जो और मुद्दे हैं वो है इंटरनेशनल नेचर। और इसमें क्या आता है, हमारा इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इसको तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस तरीके से इतनी ज्यादा चर्चाओं में रहता है हमेशा से, और सबसे मेन जो कारण है इसका चर्चा में बने रहने का वो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है। तो अब 1947 के समय से ही, जैसे ही हम आजाद होते हैं तो एक साल भी पूरा नहीं होता है और जो पाकिस्तान है हम पर अटैक कर देता है। अटैक इन द सेंस कि मतलब अपनी जो सेना है उसको भेज देता है और बोलता है कि भाई कश्मीर जो है ये हमारा है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इस इमेज को देखें तो ये है हमारे इंडिया का जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनकी जो सेना है वो अंदर घुसती है और यहाँ पे इनकी जो कबीलियाई ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो इनकी सेना होती है, अब जैसे ही हमारे जवाहरलाल नेहरू को पता लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से ये घुस के और हम पर अटैक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेना चाहते हैं, तो वो यूएनओ की तरफ रुख करते हैं और वहां से ऑर्डर आता है कि भाई जहां तक ये लोग पहुंच गए हैं ना अंदर अंदर जहां तक भी इनकी सेना पहुंच गई है पाकिस्तान की, वो वहीं पे रुक जाए और मामला यहीं पे स्थगित हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, इसके बारे में भाई ये इशू उठता है कि इसको देखा जाएगा। अब देखा जाएगा करते करते इतने साल गुजर जाते हैं लेकिन इसका जो निष्कर्ष है वो निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो उस समय पे यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको लगा था कि भाई मैं यूएन से हेल्प लूंगा तो वो मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्प तो खैर क्या होती है, ये जो मामला है ये यहीं पे एक तरीके से रुक सा जाता है। अब जहां तक ये अंदर घुस गए थे ना, जो पाकिस्तानी सेना है जो अंदर घुस गई थी, तो यहीं पे एक लाइन खींच दी जाती है। एक मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसको बोला जाता है। यानी पाकिस्तान ने क्या कर लिया, हमारा जो ये एरिया है इसको ऑक्युपाइड कर लिया है, कश्मीर का जो एरिया है, और इसको पीओ के नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इधर इधर जो फोर्स लगती है, यहाँ पे पाकिस्तान की फोर्स है और यहाँ पे इंडिया की फोर्स है, लेकिन फिर भी ये हमारा ही पार्ट है, जिसको बहुत गलत तरीके से यहाँ पे हड़पने की कोशिश की थी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे चाइना का, जिसको सीओके बोला जाता है, अक्साई चीन का जो एरिया है, तो भाई ये जो पाकिस्तान और चाइना है ना, ये हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं कश्मीर को लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें कि पाकिस्तान का मतलब शुरू से ये दावा है कि जो कश्मीर है वो एक मुस्लिम समुदाय के
जो लोग वहां पे रहते हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, तो इसीलिए कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितना समय गुजर जाता है, लेकिन जो ये जम्मू कश्मीर वाला मामला है ना, ये बिल्कुल सुलझ ही नहीं पाता है। न 1947 के बाद सुलझ पाता है, न 1965 में सुलझ पाता है, न 1971 में सुलझ पाता है। ठीक है, इवन यहाँ पे कारगिल वॉर के बाद भी नहीं सुलझ पाता है। हाँ, हम लोगों ने 370 आर्टिकल को खत्म कर दिया है। 2019 में हमारी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था, तो यहाँ पे 370 आर्टिकल को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया है, जो एक स्पेशल पावर देता था जम्मू कश्मीर को। ठीक है ना, 370 आर्टिकल, तो उसको हटाने के बाद क्या किया हमने, जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में ले लिया है, इन द सेंस कि मतलब वो यूनियन टेरिटरी हमने उसको बना दिया, लेकिन पीओके वाला एरिया तो अभी भी पाकिस्तानियों के पास ही है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको भी कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, इतने हार्श क्लाइमेट में भी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे इतनी बर्फ जमी हुई है, और इसमें ये लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। क्या तो ये यहाँ पे वॉर लड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी ये इधर पाकिस्तान की सेना भी तैनात रहती है और इंडिया की सेना भी तैनात रहती है, और हर साल जो है हमारे जो सैनिक हैं वो यहाँ पे शहीद होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। बीच में जो पूरा एरिया दे रखा है ना, जो यहाँ पे रेंजर्स है, तो ये आपके सियाचिन ग्लेशियर वाले रेंजर्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी लोकेशन भी आपने देख ली, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेदर बहुत हार्श है, बहुत ज्यादा बेकार है। उसके बाद आगे अगर हम देखें, तो जो पाकिस्तान और इंडिया है, यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि भाई सैनिक यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे अपनी पोस्ट पे तैनात रहते हैं हर वक्त, और यहाँ पे आर्म्ड रेसेस की भी होड़ लगी रहती है। आर्म्ड रेसेस का मतलब है कितने वेपन्स हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये सब चीजों को दिखाने के लिए कि भाई हम ज्यादा पावरफुल हैं कि तुम ज्यादा पावरफुल हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट हुआ था पोखरण में, इंडिया ने कहाँ पे किया था, पोखरण में किया था, और जो पाकिस्तान है उसने कहाँ पे किया था, चांगाई हिल्स में किया था। तो चांगाई हिल्स कहाँ पे है, ये बलूचिस्तान के अंदर पड़ती हैं, और जो पोखरण है ये कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। और एक तरीके से दबदबा बना के रखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हम यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो छोड़ देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा ये इतना इजी नहीं है इस तरीके से करना। तो इसी वजह से यहाँ पे जस्ट दोनों को क्या है, एक दूसरे की जो सिक्योरिटी पर्पस है, एक दूसरे की जो पावर है वो पता लग गई है, तो इसी वजह से जो मिलिट्री रिलेशंस है वो यहाँ पे थोड़े देखे गए हैं कि कम हो गए हैं, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे जो वॉर वाली जो स्थिति है ना वो कम देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों को ही एक दूसरे की पावर का पता लग गया है। वैसे देखा जाए जो परमाणु हथियार है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा है इंडिया से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई जो दोनों ही गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को लेके सस्पिशियस रहती हैं, स्पेशली पाकिस्तान को तो हमेशा ही शंका बनी रहती है कि इंडिया जो है हम पर अटैक करने वाला है, इंडिया हमारे खिलाफ जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो इस तरीके से वो ब्लेम करता रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं मीटिंग वगैरह होती है, कुछ भी होती है, तो पाकिस्तान जरूर इस मुद्दे को उठाता है हमारे इंडिया के खिलाफ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मिलिटेंट एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती हैं, पाकिस्तान के अंदर से ही होती हैं, जो हमेशा कश्मीर को हड़पने के लिए सोचता रहता है। कश्मीर में जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटी हुई हैं अभी तक हमारे भारत के अंदर, वो पाकिस्तान की रची हुई हैं, ठीक है। जैसे कि अभी 2019 में ही कौन सा वाला अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। अब ये जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, जो बंदा था, आई थिंक उसका नाम अजहर मसूद करके कुछ है। तो 1999 में क्या हुआ था, हमारा जो प्लेन था एक, जो काठमांडू से दिल्ली उड़ के जा रहा था, तो उसको हाईजैक कर लिया गया था, है ना। तो अब यहाँ पे हाईजैक कर लिया जाता है किस वजह से, क्योंकि इन लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं। क्या डिमांड होती है कि हमारे 3 आतंकवादियों को छोड़ो जो तुमने गिरफ्तार कर रखे हैं, तभी हम तुम्हारे जो ये लोग हैं इनको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी भारत सरकार है, इनको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जो 3 ये आतंकवादी होते हैं इनको छोड़ना पड़ता है, जिसमें से ये जो बंदा है ना अजहर मसूद, ये एक होता है, और यही मास्टरमाइंड होता है पुलवामा अटैक का, ठीक है, जिसको हमें छोड़ना पड़ा था 1999 में, जब ये कांधार हाईजैक हुआ था, ठीक है। इसने मुंबई में जो ताज होटल में जो अटैक किया था, है ना, और बाकी के जितने भी पठानकोट वाला अटैक है, पुलवामा वाला अटैक है, इन सब के पीछे ये जो जैश ए मोहम्मद के ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है ना, ये सारे काम करते हैं। इसी ने इस संगठन को बनाया ही इसी वजह से था। अब ये किसका संगठन है, ये पाकिस्तान का संगठन है। तो अगर पाकिस्तान डिनाई करता है कि भाई हमारा मिलिटेंट ग्रुप से कोई लिंक नहीं है, तो ऐसे कैसे मान लिया जाए, ये सारी एक्टिविटीज तो इसके अंदर ही हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टेररिस्ट जो ग्रुप है ये बहुत एक्टिव रहता है पाकिस्तान के अंदर, और बोला भी जाता है कि जो पाकिस्तान है इनको फंडिंग करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है, ये सारे काम जो है ये करता है। तो हमारी जो इंडिया है वो ब्लेम लगाती है, तो सही लगाती है, क्योंकि सारी चीजें तो सामने ही दिख रही हैं ऐसा हो रहा है। उसके बाद बोला जाता है कि भाई इंडिया ने ये भी ब्लेम किया है कि पाकिस्तान ने जो है प्रो खालिस्तानी लोगों को भी एक तरीके से यहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशंस वगैरह प्रोवाइड किए थे
5 से लेके 1995। और इंडिया जो है ये ब्लेम करता है कि आईएसआई क्या करती है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस है ना, यहाँ पे क्या है अपने जो ग्रुप बना के और बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ यहाँ पे इंसर्जेंसीज चलाती रहती है। तो ये सारे जो ब्लेम है ये इंडिया लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान भी क्या ब्लेम लगाता है कि भाई सिंध में एंड बलूचिस्तान में, तो इसमें जो दंगे भड़काने का काम जो है ये इंडिया करती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रीजन है ये मतलब एक तरीके से फ्री होना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ पे क्या है इंडिया जो है इस पे ब्लेम लगाया जाता है इसके ऊपर कि यहाँ पे जो है इनका साथ देती है। अभी भी अगर आप पाकिस्तान की सरकार देखोगे तो कहीं ना कहीं पे वो कश्मीर के बारे में बोलती हुई मिल जाएगी आपको, है ना कहीं सिंध और बलूचिस्तान के बारे में बोलती मिल जाएगी, इंडस रिवर का जो पानी है उसके जो बंटवारा है उसके ऊपर बोलती हुई मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे बहुत समय से जो चलते आ रहे जो इश्यूज हैं अभी तक रिसेंटली चलते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो इनका रहा था। देखो डिस्प्यूट तो खैर क्या है, यहाँ पे 1960s के बीच में यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, और ये जो ट्रीटी थी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब एक तरीके से यहाँ पे साइन करवाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि इंडस वाटर जो है, यानी अब सिंधु जो रिवर है वो एक तरीके से आपके तिब्बत यहाँ पे जो रीजन है इधर से ओरिजिनेट होती है और बीच में क्या पड़ता है हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये नदी है ये बह के जाती है इधर पाकिस्तान की तरफ। अब ये इंडिया में जितना भी एरिया कवर कर रही होती है, अब यहाँ से क्या है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो आके मिलती हैं इसमें जैसे झेलम है, चिनाब है ना, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी कि 3 रिवर का जो पानी है यानी इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है, इसका जो पानी है ये पाकिस्तान यूज करेगा, और रावी, व्यास और सतलुज जो है इसका जो पानी है वो इंडिया यूज करेगा। ऐसे करके ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960s के समय पे। तो ये एक ऐसी ट्रीटी है स्टूडेंट की कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए हमारे पाकिस्तान के साथ, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो ट्रीटी है ये अभी तक काम कर रही है अपना, इसको अभी तक यहाँ पे मतलब मेंटेन करके रखा गया है कि हाँ भाई पानी का जो बंटवारा है इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे विवाद तो फिर भी चलते ही रहते हैं, है ना, बीच बीच में, लेकिन इतना कोई ऐसा मेजर इशू नहीं हुआ है कि हम जो पानी इसका बंद करते हैं। लेकिन अगर भारत चाहे तो कर सकता है, बट नहीं कर सकता क्योंकि ट्रीटी साइन हुई है इसके बीच में, तो दोनों ही देशों की बात हुई है इसके बीच में। अब यहाँ पे जो है आगे हम देखें एक मेजर इशू है जिसको बोलते हैं सर क्रीक रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जो गुजरात का एरिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एरिया है ये सिंध का एरिया है और यहाँ पे ये कच्छ का एरिया है, यानी जो रन ऑफ कच्छ जो हमारे गुजरात में पड़ता है। अब इसके बीच में जो है ना ये सर क्रीक एक ब्रिटिशर थे उस समय पे, ब्रिटिशर ऑफिशियल थे, तो उन्होंने क्या है ये बाउंड्री रफली ड्रॉ करके चले गए वो, है ना, ये सब अंग्रेजों की देन है। इस तरीके से इन्होंने अच्छे से डिमार्केशन नहीं किया है बाउंड्रीज वगैरह का, तो यहाँ पे ये रफली करके चले जाते हैं और इसके बीच में मतलब इस चीज को लेकर अभी तक जो है ये कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है। लेकिन हम जो है इसको इतना ज्यादा इसलिए नहीं हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये समुद्री एरिया है स्टूडेंट, जो अरेबियन सी वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी सी रिसोर्सेज है ना तो उसके ऊपर भी बात उठेगी। अगर एक तरीके से इसको पार्टीशन करने की बात की जाती है, इसको अलग अलग बंटवारा करने की बात की जाती है, तो यहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी। और यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यहाँ पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल वगैरह है ना, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है ये वाला जो एरिया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है इंडिया पाकिस्तान जो है नेगोशिएट करता रहता है जो भी प्रॉब्लम्स उनके बीच में आती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी अच्छी तरीके से नेगोशिएशन कभी उसने हैंडल नहीं किया है, ठीक है। चाहे सार्क का ही कोई मीटिंग वगैरह होगी, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या करता है पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है, अच्छी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन नहीं देता है और वो फ्लॉप हो जाती है फिर ऐसे जो मीटिंग्स होती हैं। तो ये सारे जो मामले हैं ये इनकी जो चर्चाएं हैं वो हमेशा से चलती आई हैं और चलती भी रहेंगी स्टूडेंट। तो इस टॉपिक में हमने किस तरीके से देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज है, जो कॉन्फ्लिक्ट होने के जो कारण है वो हमने सारे देख लिए हैं कि भाई कश्मीर इशू है, ठीक है, इंडस रिवर वाटर वाला जो इशू है, सिंध बलूचिस्तान वाला जो इशू है, बांग्लादेश नेपाल में जो गुट बना के जो मतलब वहां पे मिलिटेंट एक्टिविटी करवाई जाती है आईएसआई के द्वारा, वो वाला एक इशू है, ठीक है। और भी कई सारे जितने भी इश्यूज हम लोगों ने पढ़े हैं स्टूडेंट वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। वॉर ध्यान रखनी है कि कब कब हुई है इंडिया पाकिस्तान में, एक हुई है 1947 से 48 के बीच में, दूसरी हुई है 1965 में, तीसरी हुई है 1971 में और चौथी हुई है कारगिल वाली 1999 में, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो है आपको सारे इश्यूज भी याद रखने कि ये वॉर्स जो है ये क्यों हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे अपने बाकी के जो नेबर कंट्रीज हैं उनसे हमारे क्या रिलेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।